नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर? तो डेली बेसिस पे ये लेक्चर आएंगे। तो डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स निकलते हैं तो सबको यहाँ पर जो है कवर करके हम चलते हैं। और जो भी आपका रिस्पॉन्स है, आपको जो फीलिंग आती है ना, वो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ओके। तो अभी आज 4 जून है, तो 4 जून के ये सभी जो है मेन कम्स प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स हैं आज के। तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर नेशनल म्यूजियम से। तो अभी जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है। तो इसमें अगर नेशनल म्यूजियम की बात करें तो ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है। तो न्यूज में ये इसलिए है कि अभी कुछ महीने पहले की बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का एक डिसीजन था। जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जो DCA 1 वाली वीडियो ना, उसमें मैंने अच्छे से डिटेलिंग में बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। ओके। तो ये अगर मैं एडिटोरियल में अगर उसको दिया गया है, कई बार ऐसा है कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि एक बार मैंने उसको आपको डिस्कस करवा दिया है। तो यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स की जो नंबर 1 वाली जो वीडियो, वहां पर सेंट्रल विस्टा के बारे में बताया हुआ है। तो वहां पर, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वहां पर मैंने बात की थी कि जो नेशनल म्यूजियम्स हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो शिफ्ट करके अभी जो पुरानी स्पेस है नेशनल म्यूजियम की वो थोड़ी कम पड़ रही है। तो बहुत सारी ऐसी गैलरीज हैं, ऐसी यहाँ पर जो है पुरानी चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं भारत सरकार के पास की, उनकी प्रदर्शनी करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो जो नेशनल म्यूजियम अभी का है तो उसकी स्पेस कम पड़ती जा रही। तो अभी भारत सरकार क्या करने जा रही, भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, ओके, तो वहां पर जो है जो नेशनल म्यूजियम है उसको अभी जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, वहां पर मूव कर दिया जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का हो रहा है। तो अगर मैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की बात करूं, तो नॉर्थ ब्लॉक में अभी जो है ना, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बैठते हैं। ओके। और अगर मैं साउथ ब्लॉक की बात करूं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका दफ्तर है। तो ये यहाँ पर फोटो है, ये वाला नॉर्थ ब्लॉक है और ये वाला साउथ ब्लॉक है। और ये राजपथ है, और राजपथ यहाँ पर ये सामने राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन के इस ऑपोजिट वाली अगर साइड पे देखें तो इस यहाँ पर बैक साइड पे यहाँ पर इंडिया गेट है। ओके। तो ये पूरा का पूरा राजपथ है। राजपथ के यहाँ पर आगे जाओगे आप तो ये इस साइड साउथ ब्लॉक आ गया और इस साइड नॉर्थ ब्लॉक आ गया। तभी नेशनल म्यूजियम को यहाँ पर शिफ्ट करने की अभी बात चल रही है। तो अभी आगे बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर ले लें पूरी दुनिया की, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात करें कि जो दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से प्लान करके चलती हैं, जो भी उनके पास कलेक्शन होती है ना। तो यहाँ पर जहां पर भी उनको लगता है कि ऑडियंस अच्छे तरीके से उनका एक्सपीरियंस कर सकती है, कंफर्ट है ऑडियंस को, तो उसी तरीके से वहां पर ही उसको रखती है जहां पर अच्छे तरीके से नेशनल म्यूजियम को ऑपरेट किया जा सके। ओके। और इसके अलावा बात करें कि इजिप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट भी, यहाँ पर उसका ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है। ओके, गीजा में, गीजा यहाँ पर उसका शहर है एक। तो यहाँ पर उसको भी जो है उन्होंने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर वो कहाँ पर ले गए, तो ले गए यहाँ पर तहरीर में। ओके। तो ये कैरो, कैरो जो है वो कैपिटल है इजिप्ट की, तो उसी के पास में जगह है जहां पर शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपना जो इजिप्शियन म्यूजियम था उसको। तो देखो इजिप्ट की अगर बात करें तो मिस्र इसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो जो पुराने जितने भी जो पिरामिड्स बने हुए हैं, जहाँ उनका जो कल्चर था एशियन कल्चर, तो वहीं पर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जो भी यहाँ पर अंश पाए गए हैं तो उनका भी मतलब पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इजिप्ट का भी यहाँ पर जो कल्चर है मतलब पूरी दुनिया की नजर में रहता है। जहां पर आपने देखा होगा कि ताबूत होते हैं, उसमें ममीज को जो था डाला जाता था पुराने समय में। जो बंदे यहाँ पर मृत हो जाते थे, तो यहाँ पर इस तरीके से उनके पास भी काफी कुछ है दुनिया को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने भी शिफ्ट किया अपने म्यूजियम को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई थी जो पुराने वाली जगह थी। तो अभी लिमिटेशन की बात करें कि नए वाले जो पुराने वाले हैं उनकी क्या लिमिटेशंस है, अभी नए की क्या जरूरत है, अभी उसी की बात कर रहे हैं। जो अभी की जो बिल्डिंग है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इम्प्रेसिव है, लेकिन लिमिटेशन उसके सामने है। अगर हम उसको कहें कि वो नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर अगर उसको देखा जाए, ओके, तो यहाँ पर जो रीजन है, तो यहाँ पर बात करें कि स्पेस यहाँ पर थोड़ी कम है। और यहाँ पर जो नई लोकेशन है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो नई लोकेशन जो स्पेस प्रोवाइड करेगी यहाँ पर 4 गुना ज्यादा होगी, 4.5 गुना यहाँ पर ज्यादा होगी जो यहाँ पर अभी वाली जो स्पेस है उसके मुकाबले में। और म्यूजियम के पास कह रहे हैं कि यहाँ पर हैज 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस, 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर कल्चरल कलेक्शंस म्यूजियम के पास है। और यहाँ पर इस 2 लाख में से सिर्फ 6% के आसपास ही है, उससे भी कम है
जिनको कि हम डिस्प्ले कर पाते हैं। ओके, तो बाकी का जो यहाँ पर बचा 94%, तो यहाँ पर उसको डिस्प्ले ही नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिखाई नहीं पाते क्योंकि स्पेस नहीं है। और नए वाला जो है यहाँ पर 4.5 गुना बड़ा है, तो मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि जो कलेक्शन भारत सरकार के पास पड़ी है सभी को जो है लोग देख पाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि द मूव कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मोर कलेक्शंस फ्रॉम स्टोरेज टू डिस्प्ले टू द क्रिएशन ऑफ सेवरल मोर गैलरीज। कहने का मतलब है कि जो इसके अलावा भी यहाँ पर जो कलेक्शंस पड़ी हैं, तो एक उसके बारे में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी भारत सरकार को कि उनको स्टोरेज से निकालो और यहाँ पर दिखाओ लोगों को, यहाँ पर और गैलरीज जो हम यहाँ पर उनका निर्माण करें। जैसे एक म्यूजियम हो तो उसमें बहुत सारी गैलरीज बनाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हर एक गैलरी में कुछ एक थीम के आधारित जो है यहाँ पर चीजें रखी जाती हैं। तो इस तरीके से और गैलरीज का निर्माण किया जा सकता है। और आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अगर स्टोरेज होती है, स्पेस होती है स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर ज्यादा कलेक्शन जो है कॉन्स्टेंटली और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमें चीजें डेली बेसिस पे जो हम खोज करके, जब अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है, ओके, तो उनके द्वारा भी ना यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर होता है कि हफ्ते बाद एक नई रिसर्च आ गई, या 2 हफ्ते बाद कोई यहाँ पर उन्होंने नई कोई एक्सकवेशन कर ली, मतलब कोई जमीन खोदी और वहां से कोई नए अंश पाए गए, तो उनको भी हम जो है यहाँ पर ना रूटीन के हिसाब से यहाँ पर दिखा सकते हैं। जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना हमें यहाँ पर फायदा रहेगा। और यहाँ पर लिमिटेशंस आपको पता चल गया कि अभी अभी वाली की क्या क्या लिमिटेशंस, तो क्या क्या चीजें हैं जो दिखाई नहीं पा रही। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर इंडियन आर्ट की एग्जीबिशन की बात करें ना, तो ये यहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी रॉयल एकेडमी इन लंदन। ओके, तो बाद में इसको राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट किया गया, और फिर बाद में यहाँ पर जो है नए नेशनल म्यूजियम का क्रिएशन किया गया। ओके, तो फिर बाद में राष्ट्रपति भवन से नेशनल म्यूजियम में जो हमारे आर्ट कल्चर था उसको यहाँ पर रखा गया। ओके, तो यहाँ पर जो कलेक्शन है वो लगातार हमारी बढ़ती जा रही। सो दिस विल ओनली इंक्रीज फर्दर इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। तो यहाँ पर अगर अभी भी जो हम सिचुएशन बना देंगे, जो जो हमारे पास बनेगा म्यूजियम, तो फिर भी फर्दर हो सकता है फ्यूचर में और ज्यादा यहाँ पर हमारे पास कलेक्शंस हो, तो और ज्यादा हमें एक्सपेंशन भी करनी पड़े। और ये लगातार जो कल्चरल जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, वो बढ़ती जाएंगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि कुछ स्किल्स जो है ना वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर फायदा रहेगा। अगर यहाँ पर नया म्यूजियम बनता है, बड़ा म्यूजियम बनता है, तो उसका उनका क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर बात करें नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट की। ओके, तो यहाँ पर जो हाईली स्किल्ड जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ पर वो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो जरूरतें हैं म्यूजियम की सिर्फ उसको ही पूरा नहीं करेंगे, तो उसके अलावा यहाँ पर ना जो कल्चरल सेक्टर को जरूरत है, भारत के कल्चरल सेक्टर को जरूरत है, तो यहाँ पर उसको उस गैप को भी ये फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर जो जरूरतें हैं, जो भी यहाँ पर बेनिफिट जो हमारे कल्चर हमें सिखाता, तो वो भी ये सीख पाएंगे, तो इनको यहाँ पर स्किल बेनिफिट इनको मिलेगा। ओके, जो यहाँ पर बच्चे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उन ग्रेजुएट्स की बात करें कि उनको भी यहाँ पर की स्किल्स सीखने का फायदा होगा, पता चलेगा, कुछ नई चीज देखेंगे कैसे मैनेज करना है। और आगे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कुड गेन ए लॉट फ्रॉम कलेक्शंस, देयर स्टोरेज, कंजर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब कि देखो, जो अगर कल्चर के रिगार्डिंग बात करें ना, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती है मेंटेनेंस। ओके, वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अगर जितना पुरानी चीज होगी उसकी प्रोटेक्शन उतने बड़े पैमाने पर करनी पड़ती है। कैसे करनी है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। तो वही यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से कलेक्शन करनी है, किस तरीके से स्टोरेज करनी है, उसको कंजर्व कैसे करना है, इंटरप्रेट अगर करने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर कैसे करना है वो भी। ओके, अगर किसी चीज को रिप्लेस करना, कोई पुरानी चीज है, हो सकता है उसको ग्लास वगैरह टूट गया, तो उसको दोबारा से सही मेंटेनेंस करके रखना है, तो इंटरप्रेट कैसे करना है। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं तो उनको और भी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। सो दे कैन ग्रेटली बेनिफिट विद द लार्ज इंक्रीज इन लेबोरेटरी, गैलरी एंड टीचिंग फैसिलिटीज। ओके, तो अगर ये बढ़ती हैं तो यहाँ पर अगर टीचिंग फैसिलिटीज बढ़ती हैं, गैलरी का साइज बढ़ता है, लेबोरेटरी वगैरह बढ़ती है। लेबोरेटरीज में क्या करेंगे, लेबोरेटरीज में ज्यादातर अगर कोई भी अगर नई चीज खोदा खुदाई से पाई गई है, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले ट्रेस करेंगे कि कितनी पुरानी। ओके, लेबोरेटरी में ये चीज चेक होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है समय काल का पता लगेगा, तो यहाँ पर क्या बेनिफिट रहा होगा, तो पूरा हिस्ट्री यहाँ पर जो है निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। तो अभी जो एनएमआई है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है, तो इसको भी यहाँ पर बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर बात करें कि जो हमारा एनएमआई है, बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स अभी वो चला रहा है बच्चों के लिए, जो यहाँ पर कोर्सेज जैसे करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें म्यूजियोलॉजी की, ओके, आर्ट हिस्ट्री की एंड कंजर्वेशन, अलॉन्ग विद अदर प्रोग्राम्स इन आर्कोलॉजी, आर्किवल स्टडीज एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये बात करेंगे, इसको एक्सपैंड करके
यहाँ यहाँ पर और भी जो ना इससे इससे ज्यादा भी जो यहाँ पर जो प्रोग्राम जो है वो चलाए जा सकते हैं एक नए इंस्टीट्यूट के तहत। ओके, तो ये भी यहाँ पर फायदा जो है हो सकता है। और पांचवें नंबर पर बात करें, द बेनिफिट्स वुड ओनली बी ग्रेटर फ्रॉम द एक्सपेंडेड ऑपरेशन। तो यहाँ पर जब बड़ी चीज होगी तो यहाँ पर बेनिफिट होंगे ही होंगे। तो ये मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको क्या क्या फायदे रहेंगे। जैसे यहाँ पर आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आर्किवल स्टडीज की बात कर रहे हैं, इनको भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐड करें, इसके चलते और भी बहुत सारे कोर्सेज इनको ऐड किया जा सकता है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के बारे में। तो एनएमआई की अगर बात करें तो ये एक इंस्टीट्यूट है ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी। तो यहाँ पर याद रखें ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, स्वचालित इंस्टीट्यूट। ओके, ये ध्यान रखिए, यहीं से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि अपना सब कुछ यही खुद खुद ही देखता है, कितनी इसको जो है फीसेस वगैरह जो आ रही है उसके हिसाब से कितनी सैलरीज देनी है, जो एग्जाम होने बच्चों के वो कब करवाने हैं, खुद ही डेट शीट डिसाइड होगी। यहाँ पर इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ओके, तो ये खुद के अपने आप को संचालन इसका ये खुद ही करेगा, खुद ही मैनेज करेगा सब कुछ। ओके, तो ये यहाँ पर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट की एक निशानी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि हायर एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, प्रोग्राम्स, उसके बारे में हमें बार बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। ओके, ध्यान रखें इसका जो कंफ्यूजन है ना, यहाँ पर दो मंत्रालयों के तहत किया जा सकता है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वही सही आंसर होगा, ध्यान रखें। कंक्लूजन जो है इस यहाँ पर इस टॉपिक का, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर नेशनल म्यूजियम को रिवैम्प किया जाता, नए तौर से अगर बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमें लोगों की कंफर्ट के हिसाब से और कलेक्शन की कंफर्ट के हिसाब से हमें देखना होगा। लोग भी यहाँ पर कंफर्ट फील कर जब विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर कलेक्शन भी हम दिखा पाए ज्यादा से ज्यादा। और आगे बात करें कि जो गैलरीज है, तो यहाँ पर एक्सलेंस जो है ना, एक्सलेंट ऑडियंस जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर प्रदान करना होगा। कि अगर कोई बंदा आए म्यूजियम, देखो जो भी बंदा म्यूजियम विजिट करना चाहता है तो यहाँ पर उसके अंदर ये एक मंशा होती है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वहां पर जो भी क्रिएटिविटी होगी, जिस तरीके से बढ़िया एक्सपीरियंस आप उनको दोगे, तो वो कहेगा कि हाँ मैं बढ़िया जगह होकर आया। ओके, दूसरे को भी वो बोलेगा कि आप जाकर जो है वहां पर विजिट करो। तो अगर ऐसे नंबर ऑफ विजिटर्स की गिनती बढ़ती तो यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और यहाँ पर कुछ एजुकेशन स्पेसेस बनाने की बात कर रहे हैं विद इन द नेशनल म्यूजियम। ओके, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएटिवली फॉर इंटरप्रिटेशन, आउटरीच, एजुकेशन कुड बिकम मस्ट विजिट फॉर एवरी विजिटर। तो ये अगर सब चीजें होंगी, अच्छी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, ओके, तो यहाँ पर जो लोग हैं ना विजिट करेंगे ही करेंगे। तो ये अगर ऐसे सिनेरियो बनेंगे तभी यहाँ पर विजिटर जो है विजिट करेंगे। एंड पांचवें पॉइंट पे यहाँ पर बात करें, इट शुड बिकम द एंकर फॉर ए वाइब्रेंट म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर एक एंकर की तरह जो है ये काम कर सकता है। ओके, जो मतलब जो हमारा म्यूजियम मूवमेंट है, म्यूजियम कल्चर है, उसको यहाँ पर बढ़ा सकता है। धीरे धीरे यहाँ पर इस ट्रेंड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्यों में भी अलग अलग तरह के म्यूजियम जो है ना, अलग अलग यहाँ पर थीम के आधारित पर राज्य बना रहे हैं। ओके, तो वहां पर भी विजिटर्स जो है लगातार बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में काफी फायदा देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर नेशनल म्यूजियम के ऊपर अगर हम फोकस करके चलते हैं। तो जैसे ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मैंने अभी आपको ये बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नीति इंडेक्स के बारे में। GS2 का ये पेपर है। और ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी भारत के रिगार्डिंग ही यहाँ पर जो है नीति इंडेक्स का यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर पाया गया है कि इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट हुई है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके प्रति। तो यहाँ पर अगर खास तौर पे बात करें क्लीन एनर्जी के रिलेटेड, अर्बन डेवलपमेंट के रिलेटेड और यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड, तो यहाँ पर 2020 की बात की जा रही है। ओके, ये जो नीति इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इसका पूरा नाम है नीति आयोग 2020 SDG। SDG वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। अभी जो फैक्ट्स पाए गए हैं इसमें, तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट यही है कि यहाँ पर मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये इसके अलावा यहाँ पर जो डिसेंट वर्क का क्षेत्र, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्षेत्र, तो वहां पर भी जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कहने की कोशिश यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो, ये जितने भी ये सेक्टर्स की बात करें ना, इसका मतलब यही है कि पहले सिचुएशन ज्यादा खराब थी, सस्टेनेबल नहीं थे ये सभी यहाँ पर अदारे, अभी थोड़े सस्टेनेबल हुए। 2020 की यहाँ पर रिपोर्ट है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि 2020 में कारोबार तो इतना चला नहीं, लॉकडाउन लगा रहा, तो उसके चलते भी 2020 में ना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का कोई साइन हो सकता है। ओके, तो अगर देखो फुल फ्लैज, अगर यहाँ पर फुल कैपेसिटी के हिसाब से पूरी इंडस्ट्री चलती, तो यहाँ पर हो सकता है कि एमिशन ज्यादा होती
और सस्टेनेबल गोल का यहाँ पर जो इंडेक्स है, जो रैंकिंग है, हो सकता है यहाँ पर इंप्रूवमेंट ना देखने को मिलती है। ये भी रीजन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट आई है यहाँ पर इस नीति इंडेक्स की, उसके हिसाब से केरला टॉप पोजीशन पे है। ओके, तो केरला पिछली बार भी टॉप पोजीशन पे था। ओके, तो यहाँ पर जो इसका स्कोर है केरला का, वो 75 है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश है। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, जो तमिलनाडु और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये दोनों यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। 72 नंबर है दोनों के। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं से यहाँ पर घुमाया जाएगा। इनकी रैंकिंग के बारे में थोड़ा ध्यान रखें इस इंडेक्स के रिगार्डिंग। ओके, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर बात करें बिहार, झारखंड और असम की, तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स यहाँ पर हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो अच्छा खासा कुछ भी सस्टेनेबल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सस्टेनेबल कहने का मतलब कि एनवायरनमेंट को, लोगों की हेल्थ को जो है ना, वो आप उसको टेक केयर करके चल रहे हो, उनको नुकसान नहीं हो रहा है, और साथ में आप जो है अपना कारोबार भी करते जा रहे हो, इंडस्ट्री भी चलाते जा रहे हो। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑल स्टेट्स शोड सम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर स्कोर्स। तो यहाँ पर मिजोरम और हरियाणा की जो है खास तौर पे बात कर रहे हैं कि अच्छी खासी गेन इन्होंने यहाँ पर हासिल की है। ओके, पिछले साल के मुकाबले में जितने भी राज्य हैं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिली ही है। और आगे यहाँ पर बात करें, जो अभी जो गोल है यहाँ पर, जो अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ना एक 17 एसडीजी के गोल है। तो ये डेडलाइन है सभी देशों के पास कि 2030 तक जो है अपने अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करना है। तो ये कुल मिलाकर 17 गोल है। ओके, तो भारत सरकार भी इन्हीं के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रही है। तो ये 2015 से शुरू हुए हैं ये गोल। 15 साल का समय मिलता है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 17 अलग अलग सेक्टर्स में। तो इससे पहले 2015 से पहले भी यहाँ पर कुछ गोल्स हुआ करते थे जिनको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते थे। तो वो 2001 से शुरू हुए थे, 2000 यहाँ पर 15 तक चले, 15 साल वो भी चले। तो इतनी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देशों में नहीं देखने को मिली, भारत के क्षेत्र में भी इतनी नहीं देखने को मिली, अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो। लेकिन अभी भारत सरकार पूरा फोकस कर रही है यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर, फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, फोकस कर रही है कि यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रेलवे को यहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका जो है उसका काम चल रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो। ईवी व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कि कम से कम हम एमिशन करें। ओके, और आगे बात करें जो नीति आयोग है, तो ये जो इंडेक्स है ना, ये वाला पहली बार 2018 में लॉन्च हुआ। तो ये अभी तीसरी वाला इंडेक्स की रिपोर्ट आई। ओके, तो यहाँ पर ये मॉनिटर करता है देश की प्रोग्रेस, यहाँ पर जो गोल होते हैं, और यहाँ पर जो डाटा ड्रिवन जो असेसमेंट है उसको यहाँ पर असेस करता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना, अलग अलग राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर बनाता है कि आपस में कंपटीशन रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मायने में आपस में कंपटीशन करके चलो। तो यहाँ पर कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। जैसे अभी टॉप पर केरला ही है। तो यहाँ पर वर्स्ट स्टेट जो है वो भी आपके सामने है, कौन कौन से हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गिनी कॉफिशिएंट के बारे में। तो गिनी कॉफिशिएंट, इसको यहाँ पर गिनी इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर गिनी रेशियो भी बोलते हैं। ध्यान रखें, तीनों का नाम यहाँ पर सेम ही है, काम यहाँ पर सेम ही। तो यहाँ पर एक तरीके का मेजर है ये, जो यहाँ पर जो क्या क्या करता क्या है, स्टैटिस्टिकल यहाँ पर डिस्पर्शन करता है, इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द इनकम इनक्वालिटी। और यहाँ पर जो है ना, इनकम इनक्वालिटी भी कह सकते हो, यहाँ पर वेल्थ इनक्वालिटी भी कह सकते हो। तो ये दर्शाता है किसी देश के यहाँ पर रिगार्डिंग के लोगों की इनकम इनक्वालिटी कितनी है। मतलब कि एक के पास काफी ज्यादा पैसा है और यहाँ पर किसी दूसरे के पास बहुत कम पैसा है, बहुत गरीब है। या किसी एक ग्रुप के पास, एक एक कम्युनिटी के पास काफी पैसा है, दूसरी कम्युनिटी के पास है नहीं। और इसको यहाँ पर डेवलप किया गया था, एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे और एक सोशलिस्ट थे, तो जिनका नाम था कोराडो गिनी। ओके, तो ये भी नाम याद रखें, कोराडो गिनी। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये मेथड जो था गिनी कोफिशिएंट का डेवलप किया गया था। ध्यान रखिए, इसका रिलेशन जो है वो इनकम इनक्वालिटी के यहाँ पर हिसाब से है। तो यही रिलेशन जो है पूछा जाएगा, ध्यान रखिए इसका। अगर पाल्मा रेशो की बात करें तो ये भी जो है ना इनक्वालिटी को ही यहाँ पर मेजर करती है, क्योंकि दोनों का जो काम है वो सेम है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पर जो देश के टॉप 10% जो यहाँ पर अमीर आदमी है ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से, मतलब कितनी उनकी यहाँ पर जो है नेशनल इनकम बनती है, कितना शेयर है उनकी यहाँ पर नेशनल इनकम के हिसाब से। तो इसको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है बाय द पूरेस्ट 40% शेयर। तो सबसे गरीब यहाँ पर 40% जो लोग होते हैं, तो उसके साथ इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर पाल्मा रेशियो बनता है। तो इनकम इनक्वालिटी ही यहाँ पर एक रीजन है इसको यहाँ पर लगाने का। और अगर बात करें नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स के बारे में, तो ये एनुअली यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पर जो स्टेट्स की प्रोग्रेस है, यूनियन टेरिटरीज की प्रोग्रेस है,
उसको यहाँ पर मापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया, and it remains a rare data-driven initiative to rank our states and UTs by computing a composite index on SDG। तो ये यहाँ पर मैप है जिसमें पूरा सिनेरियो जो है वो बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बात करें अगर 100 का स्कोर है, इसका मतलब है प्लाइज दैट स्टेट यूटी हैज अचीव द टारगेट्स सेट फॉर 2030। ओके, तो जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है ना, अगर यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाते हैं तो उसका मतलब उसने टोटली यहाँ पर अचीव कर लिया। ओके, अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। तो देखो, अभी हमने केरला की बात की, जो यहाँ पर डार्क ग्रीन में जिसको शो किया गया ना, जैसे केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, तो ये इन्हीं को ही यहाँ पर जो है डार्क ग्रीन में यहाँ पर शो किया हुआ है, जिनकी जो मार्किंग है वो 70 के आसपास यहाँ पर है, उससे थोड़ा अबव है। ओके, और इसके अलावा देखो, अलग अलग गोल है जिनको कि यहाँ पर अचीव किया गया अलग अलग राज्यों के द्वारा। अगर नो पॉवर्टी की बात करें तो इसमें तमिलनाडु आगे, जीरो हंगर की बात करें तो यहाँ पर केरला टॉप पे है, अगर यहाँ पर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टॉपर है। तो यहाँ पर देखो, ये सभी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो केरला टॉपर, केरला की यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 96% है। ओके, कहने का मतलब जो 100 में से जो 96 बंदे होते हैं ना यहाँ पर, वो पढ़े लिखे होते हैं केरला में। तो यहाँ पर जेंडर जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें टॉप पे है। हर एक राज्य किसी ना किसी सेक्शन में अच्छा कर रहा है। ओके, आगे यहाँ पर बात करें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोवा उसमें टॉप पे है। और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, वहां पर उसमें बढ़िया कर रहे हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गुजरात उसमें अच्छा कर रहा है। और इसके अलावा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जहां पर इनइक्वालिटी कम हुई है, मेघालय उसमें अच्छा कर रहा है। अगर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करें तो पंजाब उसमें अच्छा कर रहा है। और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करें, त्रिपुरा वहां पर अच्छा है। क्लाइमेट एक्शन की बात करें, ओडिशा। लाइफ बिलो वाटर, तो जहाँ पर पानी के जो नीचे की जो जिंदगी है, जो यहाँ पर लेक्स हैं ओडिशा में, क्योंकि जहाँ पर जो उसका जो कोस्टल एरिया है उसकी बात करें तो वहां पर उसमें भी ओडिशा बढ़िया काम कर रहा है, मतलब सफाई रख रहा है उधर। और लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो इसके मामले में उत्तराखंड बढ़िया काम कर रहा है। तो ये है कुल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये एक नंबर से यहाँ पर शुरू हो गया, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क। तो ये सभी जो यहाँ पर इंडेक्स मैंने अभी बताया ना, तो इसके हिसाब से कौन सा राज्य टॉप पे है तो आपको मैंने अभी बताया। फिर भी आपको ये पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। 9वें नंबर पे यहाँ पर ये नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जैसे ये 2 नंबर पर जीरो हंगर है, तो हंगर के रिगार्डिंग है कि हंगर को जो है खत्म करना है 2030 तक। आपके देश में भूख से कोई बच्चा यहाँ पर जो है तड़फना नहीं चाहिए, कोई भी बंदा तड़फना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर गोल जीरो हंगर का है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 9 नंबर गोल यहाँ पर इंडस्ट्री, इनोवेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। 10 नंबर गोल यहाँ पर इनक्वालिटीज को रिड्यूस करने का है। सस्टेनेबल सिटीज की अगर बात करें, जिसमें जो पंजाब टॉपर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर 11वां नंबर गोल है वो। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करनी है और प्रोडक्शन करनी है, 12वां नंबर गोल। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद लाइफ लो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये यहाँ पर जो है ना लास्ट में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, आपस में क्या पार्टनरशिप करके जो है चली जा रही है यहाँ पर राज्यों के द्वारा, या फिर किन्हीं नंबर ऑफ कंट्रीज के द्वारा। तो ये यहाँ पर पूरी हिस्ट्री है इसकी। और आगे हम बात करेंगे भारत का जो रूरल हेल्थ केयर है ना, उसके बारे में। तो उसकी क्या दशा है भारत में, उसकी यहाँ पर अभी बात की जा रही है। तो अभी सेकंड वेव के चलते ना बहुत खराब हो गई है सिचुएशन, इसलिए यहाँ पर न्यूज में है। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं गांव के इलाके के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छी हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही है उनको। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं गांव के इलाकों के लिए, यहाँ पर हेल्थ केयर की अगर बात करें तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर 29,000 के आसपास जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर चाहिए कम से कम रूरल एरियाज में। ओके, तो यहाँ पर इतनी गिनती है जो हमें हमारे रूरल एरियाज में इतने पीएचडी चाहिए। और यहाँ पर इंडिया के पास अभी जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 25,743 के आसपास है। और यहाँ पर शॉर्टफॉल है यहाँ पर 3594 यूनिट्स का। ओके, तो यहाँ पर इतने 3,500 के आसपास जो है ना इसकी यूनिट्स की कमी है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एक पीएचसी है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है हमारा यहाँ पर 25 गांव के लिए भारत में। तो यहाँ पर ये कम है, ज्यादा होने चाहिए। और इसके अलावा बात करें कि 5624 के आसपास यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है हमारे पास, सीएचसीज है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो 7,500 के आसपास की है। तो यहाँ पर है जो है ना वो 5600 के आसपास है।
और इसके अलावा बात करें कि शॉर्टफॉल एक और है कितना, यहाँ पर बात करें 81.8% ऑफ स्पेशलिस्ट एट सीएचसी, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहां पर भी 81% से ज्यादा यहाँ पर स्पेशलिस्ट की यहाँ पर शॉर्टेज है। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें जितनी यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो अभी स्टाफ है ना, उसके मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज है। बहुत जो है नंबर ऑफ यहाँ पर जो है हेल्थ केयर जो स्पेशलिस्ट वो यहाँ पर चाहिए रूरल एरियाज में, सीएचसी में। और इसके अलावा यहाँ पर एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की बात कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि भारत में यहाँ पर 8 हॉस्पिटल बेड्स हैं फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल। ओके, 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 8 हॉस्पिटल बेड्स हैं। और अगर चाइना की बात करें तो उसके पास यहाँ पर सेम नंबर के हिसाब से 40 बेड्स हैं। हमारे पास 8 है, उनके पास 40 है। अगर हम 10,000 पॉपुलेशन को यहाँ पर कंपेयर करें उसके हिसाब से बात करें। आगे यहाँ पर एक एस्टिमेट की बात की जा रही है डब्ल्यूएचओ द्वारा, यहाँ पर जो एनसीडीज होती है, एनसीडीज मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कहने का मतलब कि जैसे ये जो कोरोना वायरस, ये छूत की बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक को हो गया तो उसके संपर्क में अगर दूसरा आ गया दूसरे को भी हो जाएगा। लेकिन ये एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका एग्जांपल के तौर पर जैसे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज, जो हार्ट के रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं, ओके, जो सांस लेने की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर हो गया, ओके, तो यहाँ पर ये सभी बीमारियां जो है एनसीडीज का हिस्सा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ये छूने से नहीं फैलती है। और इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, इट कॉस्ट नियरली 41 मिलियन ऑफ ऑल डेथ्स ग्लोबली। तो यहाँ पर 41 मिलियन के आसपास ग्लोबली यहाँ पर डेथ होती है। 71% ये बनता है, मतलब डेथ का हिस्सा। अगर 100 में से बात करें, जो 71 डेथ है वो यहाँ पर इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है पूरी दुनिया में। और इसके हिसाब से यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 5.87 मिलियन जो डेथ है यहाँ पर, ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। तो कुल जो डेथ होती है इंडिया में उसका 60% हिस्सा यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से निकल कर आता है। तो काफी बढ़िया फैक्ट्स जो है आपके सामने है, जानकारी आपके सामने है, इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। तो जैसे मैंने ये पैटर्न रखा हुआ है इसके हिसाब से इस तरीके से भी आप जो है अपना आंसर लिख सकते हो। फैक्ट्स यहाँ पर लिखने होते हैं, जितना बढ़िया फैक्ट्स लिखोगे उतना बढ़िया आपका आंसर होगा, उतने बढ़िया मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से हेल्थ सिनेरियो बदलता जा रहा है, तो यहाँ पर हमें पीएचसी जो है ना यहाँ पर उनको एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ पर हर एक 10 गांवों के लिए एक पीएचसी हमें बनाना होगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ बेड्स की भी अगर बात करें तो वो भी हमें बढ़ानी होगी। और इस आर्टिकल का अगर कंक्लूजन करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर एज मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज, भारत की 65% ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो उनकी हेल्थ की जरूरतों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की कुछ नॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर कुछ अगर गाइडलाइंस उसने जारी की हुई है, तो यहाँ पर हमारी अपने पास अपनी गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो डब्ल्यूएचओ हमें कह रहा है ना, तो हमें उससे भी बढ़िया परफॉर्म करके बताना है। और आगे यहाँ पर बात करें, वी आल्सो नो द हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये बात को याद रखें, ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ओके, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ओके, कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट या फिर यूनियन सब्जेक्ट, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान रखें इसका। तो यहाँ पर बट ऑल दोज लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स और द सेंटर बट आल्सो ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर केंद्र जो है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर राज्यों की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी। तो कलेक्टिव अप्रोच लगाकर चले और अच्छे से यहाँ पर सोल्यूशन निकाले हेल्थ केयर का, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है भारत में। आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करेंगे यूएसटीआर के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जो ट्रेड के रिगार्डिंग जो है अपने रिमार्क्स देती है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि जो यहाँ पर 6 कंट्रीज हैं जो वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं ना यूएस, तो उनके ऊपर यहाँ पर 25% का टैरिफ लगाएगा। तो ये बहुत बड़ा टैरिफ है। अक्सर जो है 10% का टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 25% का टैरिफ लगाने की बात की जा रही थी। लेकिन पहले अनाउंस किया, लेकिन इमीडिएटली बाद में सस्पेंड भी कर दिया, रोक भी दिया। ओके, तो ये यहाँ पर जो है इस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, यूएस की तरफ से, इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक इंडिकेशन दे रहा है, वॉशिंगटन जो है ना, जो वॉशिंगटन जो है कैपिटल है यूएस की, तो वो एक तरीके से सिग्नल दे रहा है इन 6 देशों को, तो उसमें इंडिया भी है, जिन 6 देशों के यहाँ पर सामान के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर जो ये यूएस भारत से जो चीजें मंगवा रहा है, इसके अलावा 5 और मुल्कों से जो चीजें मंगवा रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो इससे क्या होगा? अगर देखो, जो हमारे देश से जो अगर कोई चीज यूएस में जा रही है, तो वहां अगर ये 25% का टैरिफ लगा देंगे तो वो चीज महंगी हो जाएगी हमारी चीज।
तो फिर यहाँ पर जो यूएस की बनी हुई सिमिलर चीज होगी, सेम प्रोडक्ट अगर होगा तो वो सस्ता रह जाएगा, हमारा महंगा हो जाएगा, हमारे वाले को कोई खरीदेगा नहीं, तो इधर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ओके, अभी तो बेच देंगे, अगली बार यहाँ पर डिमांड ही नहीं होगी, एक्सपोर्ट हमारा जो है उसको फिर धक्का लगेगा, नुकसान होगा देश का। तो ये मतलब जो टैरिफ लगाते हैं मतलब नुकसान करते हैं किसी न किसी तरीके से। अभी ये सिग्नल दे रहा है वॉशिंगटन डीसी, तो यहाँ पर जैसे जो डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विसेज जो टैक्स है ना, उसके रिगार्डिंग ये जो शेर देश जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है ना अपना गुस्सा जता रहा है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली वैली में जो यूएसए के जो यहाँ पर टेक्निकल गिगांट्स है, तो बड़ी कंपनीज हैं। ओके, तो ये देखो बड़ी कंपनीज सभी ज्यादातर देशों में काम कर रही है, इंडिया में इसकी इनकी अच्छी खासी मार्केट है। तो उनको अगर यहाँ पर डिजिटल टैक्स के मामले में कोई ठेस पहुंच रही है ना, तो यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर ना मतलब एक प्रिवेंटिवली एक्शन जो है यूएस लेता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो अभी जो स्टेटमेंट आई है यूएसटीआर के द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑफिस है यूएसटीआर का, तो ये कह रहे हैं कि टैरिफ जो है प्रपोज किए गए ऑन गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूके। तो ये 6 देश है, ओके, जहाँ के अगर इम्पोर्ट यहाँ पर यूएस करता तो उसके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाने की यहाँ पर बात कही गई। हालांकि अनाउंस करके बाद में सस्पेंड भी कर दिया कि नहीं लगाया बाद में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 301 है, एक इन्वेस्टिगेशन की है, जिसके चलते इन्होंने पाया है कि डिजिटल टैक्सेस के मामले में ये देश जो है अपनी मनमानी कर रहे हो। हमारी जो यहाँ पर टेक्निकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में, तो उनका नुकसान कर रहे हैं डिजिटल टैक्सेस के मामले में। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऐसा किया जा रहा है। ओके, तो अभी देखो अगर सिलिकॉन वैलीज के जो टेक्निकल जो ज्ञान उनकी अगर बात करें यूएस में, तो फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। गूगल की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम अल्फाबेट है। ओके, तो उसमें कंफ्यूजन मत रखें, अल्फाबेट भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। तो ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओके, यूएस की। तो देखो इंडिया में भी ये आपको सभी मिलेंगी। इंडिया में फेसबुक भी काम कर रहा है, अमेजोन भी काम कर रहा है, एप्पल भी काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है और गूगल भी काम कर रहा है। ओके, तो अभी इन सभी के ऊपर देखो अभी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने भी यहाँ पर शिकंजा कसा हुआ है। नए जो यहाँ पर रूल्स लेकर आए, हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में डिटेल में अच्छे अच्छे से। ओके, तो उनको भी यहाँ पर मानना पड़ेगा इन सभी कंपनीज को। तो व्हाट्सएप ने तो यहाँ पर हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है भारत सरकार के खिलाफ। ओके, तो ये भी एक सिनेरियो बनता जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले न्यूज थी कि फेसबुक के ऊपर शायद बैन लग सकता है, इन सभी जो अमेरिकन कंपनीज है, गूगल के ऊपर बैन लग सकता है, लेकिन नहीं लगाया गया। ओके, तो यहाँ पर और 3 महीने का समय दिया जा रहा है कि जो भारत सरकार ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग नए रूल्स निकाले, उनको आप जो है आप कंप्लाई करें, उनकी अनुपालना करें आप। ओके, तो ये एक रीजन हो सकता है। आगे यहाँ पर बात करें यूएसटीआर के बारे में, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक तरीके की एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है यूएस की, जहां पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिसको चला रहे हैं जिस सरकार को, तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है, ये डिपार्टमेंट, फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी। इसको 1963 में बनाया गया था। यूएस की सरकार यहाँ पर जो है इसको यूनिटेस्ट करके चलती है। और प्रीसीडिंग जो एजेंसी है वो है ऑफिस ऑफ स्पेशल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। पेरेंट एजेंसी इसकी है एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एनुअल बजट इसका जो है 73 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो फिजिकल ईयर 2021 के हिसाब से बात की जा रही है। आगे हम बात कर रहे हैं बीईपीएस की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। इसका मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़ी कंपनी, जैसे गूगल की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, भारत में अच्छा खासा इनका नेटवर्क है। ओके, तो अच्छे खासे इनके यूजर्स हैं। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि भारत ही मतलब इनकी सबसे बड़ी मार्केट है इन सभी कंपनीज की। और ये क्या करती हैं कि अपना टैक्स को ना यहाँ पर कुछ बचाने के लिए कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजीज प्लान करती हैं। तो ये कंपनी जो है सिर्फ एक देश में तो होती नहीं, ये यूके में भी काम कर रही है, इटली में भी काम कर रही है। ओके, तो हर जगह काम कर रही है ये। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ गैप ढूंढती है, मिसमैच करती है अपने टैक्स रूल्स में, जिसके चलते कि ये जिस देश में काम कर रही है ना, तो वहां पर ये टैक्स ना दे पाए, तो मतलब कि भारी भरकम टैक्स ना दे पाए। देती है, बहुत कम देती है, ज्यादा टैक्स ये जो है अपनी शिफ्ट कर जाती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर यूज की जा रही है। तो यहाँ पर जो टैक्स हेवन कंट्रीज है ना, तो वहां पर हो सकता है कि अपने जो बेस है उसको शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके चलते जहां पर ये पेरेंटली काम कर रही है, तो वहां पर जो टैक्स बनता है तो वो ये ना दे, किसी और जगह यहाँ पर प्रॉफिट को शिफ्ट करके दिखा दे कि हमारा प्रॉफिट जो है ना इंडिया से नहीं बना, हमारा ये प्रॉफिट जो है ये पनामा से बना है। ओके, तो पनामा तो वैसे ही यहाँ पर टैक्स हेवन कंट्री है। ओके, ज्यादातर यहाँ पर जो केस पाए जाते हैं, तो लोग जितना काला पैसा होता है पनामा जगह में भी वहां पर भी इन्वेस्ट करते हैं, कि वहां पर कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं पूछेगा कि किसका पैसा है, जैसे स्विस बैंक में होता है। तो वहां पर भी कोई नहीं पूछेगा कि जो बैंकों में पैसा पड़ा है किसका है, ये रूल्स है उनके। इसलिए यहाँ पर जो है वहां पर सिक्योरिटी रहती है, तभी जरा इंडियंस जो है वहां पर पैसे रखते हैं।
ओके, अगर यहाँ पर कोई बंदा बोलता है ना अगर कि मतलब कि काला पैसा बाहर आ जाएगा स्विट्जरलैंड का पैसा, तो ये कभी नहीं आने वाला है। ओके, ये कुछ रूल्स हैं जिनके बिना पर स्विट्जरलैंड के बैंक चल रहे हैं। अगर यही रूल्स तोड़ देंगे तो इनके बैंक बर्बाद हो जाएंगे स्विट्जरलैंड के। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के पास कुछ खास और कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत टूरिज्म है, और दूसरा यहाँ पर जो बैंकिंग प्रणाली इनकी चली है वहां से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो इनके बैंक तो कंगाल पड़े हुए थे, लेकिन ये जो भारतीय लोग थे अपना काला पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, रखना शुरू किया। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स थी इनकी कि इनका जो इनकी जो रिकॉर्ड है भारतीयों का, ये कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये होगा भी नहीं। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर उनका हाई रिलायंस होता है ऑन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। जैसे भारत की बात करें, भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर यहाँ पर कॉर्पोरेट जो लगे हुए, गूगल अगर कॉर्पोरेट है, फेसबुक अगर बड़ा कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पर उनको टैक्स लगाना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर वहां से पैसा आता है अच्छा खासा, फिर ही यहाँ पर सरकारें चलती, रेवेन्यू बढ़ता है। और यहाँ पर जो है ना, इसी यहाँ पर जो ये सिचुएशन है बीईपीएस, तो यहाँ पर इसी से सफर कर रहे हैं बहुत सारे देश। भारत भी इसी से सफर कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी अपना प्रॉफिट ही शिफ्ट कर देती है, इतना ही यहाँ पर पैसा बताती है कि बस इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसके हिसाब से मेरा इतना टैक्स बनता है, तो ये अपना टैक्स ले लीजिए। आगे यहाँ पर बात करें बीईपीएस जो प्रैक्टिस है, इसके चलते यहाँ पर सालाना जो है ना 100 से 240 बिलियन का यहाँ पर लॉस होता है। यहाँ पर सरकारें जो है, अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये अमाउंट बताई जा रही है। ओके, तो अभी ओईसीडी और G20 जो नेशंस है, तो यहाँ पर एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इनके द्वारा बीईपीएस के ऊपर जो है तैयार किया गया है। तो यहाँ पर 135 के आसपास जो कंट्रीज है वो सहमत है कि यहाँ पर इस फ्रेमवर्क के तहत जो हम काम करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन मिनिमम एक डिजिटल टैक्स रखा जाएगा जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी गिगांट्स हैं उनके लिए। तो इसलिए भी यहाँ पर यूएस जो है वो तड़फ रहा है थोड़ा सा। ओके, कि मतलब एक कॉमन मिनिमम एक टैक्स रख दिया जाएगा, तो इससे जो मुनाफा कमाना चाहेगी यूएस की कंपनी, उसमें थोड़ा सा लॉस उनको हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा 15 ऐसे मेजर्स रखे गए हैं जो मतलब कि जो है अप्लाई किए जाएंगे यहाँ पर, जो टैक्स जो बचाती हैं कंपनीज को उसको रोकने के लिए। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो टैक्स टूल्स है इसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा, और इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पर जो टैक्स एनवायरनमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और आगे बात करें ओईसीडी की, तो इसका पूरा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अभी ये एक इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 38 मेंबर्स की। तो 38 मेंबर कंट्रीज हैं इसके मेंबर, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया गया था 1961 में टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल है जोस एंगल गुरिया, और जो इसको बनाया गया था सितंबर 1961 में इसको बनाया गया था। अभी हम बात करते हैं ब्लैक कार्बन के बारे में। तो ये भी न्यूज में है, अभी वर्ल्ड बैंक की एक नई स्टडी आई है, तो उसमें ब्लैक कार्बन के बारे में काफी कुछ बोला है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में। तो अभी वर्ल्ड बैंक के जो कुछ स्पेशलिस्ट ग्रुप है, तो वो कह रहा है जो ब्लैक कार्बन जो डिपॉजिट है, जो यहाँ पर ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी के चलते ही प्रोड्यूस होते हैं, इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो विच एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो बेल्ट इन हिमालयन रीजन कैन बी शार्पली रिड्यूस थ्रू न्यू एंड करंटली फिजिबल पॉलिसीज बाय एडिशनल 50% फ्रॉम करंट लेवल्स। कहने का मतलब ये है, तो वर्ल्ड बैंक सीधे सीधे ये बात कह रहा है जो उसने स्टडी की है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते ये जो ब्लैक ब्लैक कार्बन की अमाउंट बढ़ती जा रही है, इसके चलते जो ग्लेशियर है वो भी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहां पर बर्फ जो है हिमालयन रीजन में वो पिघल रही है, तो इसको रिड्यूस कम किया जा सकता है, इन एक्टिविटीज को ऐसी सिचुएशन से निपटा जा सकता है। बस यहाँ पर जो अच्छी पॉलिसी है ना, हमें वो लानी होगी। तो अभी जो अगर अभी के लिए जो यहाँ पर पॉलिसी चल रही है, तो यहाँ पर इसके अलावा एडिशनल और यहाँ पर पॉलिसीज करंट लेवल के हिसाब से हमें लानी होगी, तभी यहाँ पर 50% तक जो है हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं जो यहाँ पर इंटेंट है ब्लैक कार्बन का उसको। और अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ो, तो यहाँ पर जो रिसर्च की गई है वो कहाँ कहाँ के एरिया पे की, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश। ओके, तो यहाँ पर इन माउंटेन रेंजेस की यहाँ पर स्टडी की गई है जहाँ पर बर्फ पिघलती हुई पाई गई। शॉर्ट फॉर्म में इसको एच के यहाँ पर करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके अलावा रिपोर्ट कह रही है कि ग्लेशियर जो है ना, ज्यादातर यहाँ पर ग्लोबल एवरेज के हिसाब से जहाँ पर बर्फ पिघल रही है ना, उसके मुकाबले में ज्यादा तेजी से यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ओके, तो ये बहुत एक चिंताजनक विषय यहाँ पर जो है बताया गया है। ग्लोबल एवरेज के मुकाबले में यहाँ पर हमारे ग्लेशियर्स जो भारत के आसपास के जो एरियाज ज्यादा जल्दी पिघल रहे हैं। और यहाँ पर आगे बात करें रेट ऑफ रिट्रेट ऑफ के एच के ग्लेशियर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 0.3 मीटर्स पर ईयर इन वेस्ट एंड टू 1 मीटर पर ईयर इन द ईस्ट। तो ये इतने दर के हिसाब से जो है यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस में, ईस्ट और वेस्टर्न डायरेक्शंस में जो है रिट्रीट यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। ग्लेशियर यहाँ पर जो है ये एक एस्टिमेशन है कि मतलब इतने हिसाब से यहाँ पर जो पिघल सकते हैं।
ओके, तो ये सही दिशा की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे। तो इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक कार्बन की बात करें कि इसके चलते क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम इसको सही करना है तो यहाँ पर बात करें कि जो अभी करंट पॉलिसीज जो सरकारें बना के चल रही है ना, उसको यहाँ पर फुली इम्प्लीमेंट कर दो। अगर यहाँ पर फुली इम्प्लीमेंट कर दोगे तो यहाँ पर जो ये ब्लैक कार्बन है इसको आप खत्म कर पाओगे। और यहाँ पर 23% का रिडक्शन आसपास जो इसके आसपास आप कर पाओगे। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें, अगर नई पॉलिसीज इनेक्ट करते हो तो यहाँ पर उनको भी इनकॉर्पोरेट करो, लागू करो। रीजनल कॉपरेशन रखो, मतलब कि जितने भी आसपास के देश, जैसे अगर मैं यहाँ पर करम की बात कर ले तो पाकिस्तान का हिस्सा भी यहाँ पर आता है, पीओके उसके पास है। चाइना भी यहाँ पर आता है कि लद्दाख का आधा हिस्सा उसने कब्जाया हुआ है। ओके, और तिब्बत भी पूरा उसने कब्जाया हुआ है। तो यहाँ पर इन सबको आपस में कॉपरेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर तभी जो है ना ज्यादा बेनिफिट हमें मिल पाएंगे और अच्छे तरीके से हम काबू कर पाएंगे यहाँ पर जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर उनकी बात करें तो ये पूरी रिसर्च का पूरा दावा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और अगर बात करें ब्लैक कार्बन की, तो ये एक शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द वार्मिंग। फिर यहाँ पर अगर प्लेनेट गर्म हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता जाए, तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ब्लैक कार्बन है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसकी बारी आती है। और इसके अलावा बात करें कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें, जो बाकी की अगर जो गैस है उसके मुकाबले में अगर बात करें, तो ब्लैक कार्बन जो है ना, तो उनके जैसा नहीं है वो, बाकियों के जैसा। तो यहाँ पर इसको जल्दी से वॉश आउट कर सकते हैं, लेकिन बाकी इतनी जल्दी वॉश आउट नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अगर एमिशन जो है ना, अगर उनको एक बार हम रोक दें तो एटमॉस्फेयर से ये आसानी से निकल जाएगा। ओके, जैसे ये जो व्हीकल्स हमारे चल रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो ये एमिशंस हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर इनको रोक देते हैं तो आसानी से ये वॉश आउट हो जाएगा। और आगे यहाँ पर बात करें जो हिस्टोरिकल कार्बन एमिशन है, उनके मुकाबले में अगर बात करूँ तो इसके मुकाबले में भी ये थोड़ा अलग है। इट इज आल्सो ए लोकलाइज सोर्स विद ए ग्रेटर लोकल इम्पैक्ट। लोकलाइज मैनर में ज्यादा इम्पैक्ट ये डालेगा, लोकलाइज ही सोर्स के हिसाब से ये पनपता है। और आगे बात करें कि ये किसका बना होता है, तो ब्लैक कार्बन जो है एक तरीके से प्योर कार्बन होता है। तो इसके और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। इट इज फॉर्म थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल एंड बायोमास। सीधी सीधी वही बात है, जो एमिशन होता है, जो आप आग लगाते हो, जब अगर किसी जंगल में आग लगती है, किसी पेड़ में आग लगती है, तो जो एमिशन होते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन बनाते हैं वो। इसके अलावा जो फ्यूल कंबशन होता है, पेट्रोल डीजल का जो कंबशन होता है, वो भी ब्लैक कार्बन बनाते हैं। और आगे बात करें हाउ डज ब्लैक कार्बन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं when suspended in the atmosphere, black carbon contributes to warming by converting incoming solar radiation to heat। जो यहाँ पर सूरज से जो किरणें आ रही होती हैं, सोलर रेडिएशन आ रही होती है ना, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर ये जो है गर्म करना शुरू कर देती है। ओके, और जो पहले से ही गर्म है उनको यहाँ पर और गर्म करना शुरू कर देती है, जिसके चलते ऊपर वाली सतह में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज होना शुरू हो जाता है। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो ब्लैक कार्बन है और इसके जो यहाँ पर और जो को पोल्यूटेंट्स हैं, तो यहाँ पर की कंपोनेंट है वो जो यहाँ पर पर्टिकुलर मैटर PM2.5 होता है, जो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर पोल्यूटेंट जो खतरनाक होता है। तो यहाँ पर इसका भी रीजन, मतलब जो कारण होते हैं बनने के, ब्लैक कार्बन ही होता है। तो यहाँ पर जो पुअर हेल्थ है और यहाँ पर प्री मेच्योर डेथ्स हो जाती हैं बच्चों की, यहाँ पर बड़ों की। ओके, तो उसका रीजन यहाँ पर यही है कि हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है, यहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो खराब होता जा रहा है। तो अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। जो नॉर्मल हवा भी है तो वो इतनी खराब है कि अगर सांस लेते हो तो बीमारियों का घर है वो। आगे यहाँ पर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर मेजर्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर बात करें कि जो अगर ब्लैक कार्बन के एमिशन को कम करना है ना, तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है व्हीकल्स के वो बनाने होंगे। जैसे अभी देखो, अभी जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं व्हीकल्स के फ्यूल एफिशिएंसी के, वो BS6 व्हीकल्स के चल रहे हैं। तो भारत सरकार यहाँ पर BS3 लेकर आई, BS4 लेकर आई, लेकिन BS4 के बाद यहाँ पर सीधे हमने हमने जंप लगा दिया BS6 की ओर। अभी BS6 व्हीकल्स आपके सामने जो है मिल रहे हैं बाजार में, जो अभी बिक रहे हैं BS6 व्हीकल्स हैं। तो उनका इंजन डिजाइन ऐसे है कि एमिशन वो यहाँ पर कम कर रहे हैं, ओके, BS4 के मुकाबले, BS3 के मुकाबले। और इसके अलावा भारत सरकार चाह रही है कि यहाँ पर जो डीजल व्हीकल्स इनको यहाँ पर एक साइड पे कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। दूसरी ओर देखो, इंडियन रेलवे की भी बात करें तो वहां पर भी डीजल इंजन को एक साइड पे किया जा रहा है और यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रीफाई करनी है पूरी रेलवे, तो यहाँ पर की जा रही है बड़े पैमाने पर। और आगे यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर लिक्विड एलपीजी जो गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, तो यहाँ पर इसका यूज बढ़ाना है घरों में। घरों में अभी देखो बहुत हद तक यहाँ पर यूज बढ़ा है, लेकिन अभी और बढ़ाना है। खासतौर पर अगर कुकिंग पर्पसेस की बात करें तो यहाँ पर साफ, यहाँ पर जो क्लीन स्टोव प्रोग्राम है यहाँ पर वो भी चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा।
और यहाँ पर जो ब्रिक क्लिन जो टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर ईंटों को पकाने के जो भट्टे होते हैं, ओके, तो इसकी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना होगा, तो वहां से भी एमिशन निकलता है। ओके, जैसे आपने कोई भट्टा देखा होगा जहाँ पर ईंटों को पकाया जा रहा है, तो वहां से भी काफी धुआं निकलता है, वो भी एमिशन करता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें फोकस करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और अभी हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। तो ये जो काउंसिल है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में जो डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने यहाँ पर 6 कन्वेंशनल जो सबमरीन है, जो पुरानी सबमरीन, उनकी कंस्ट्रक्शन करने का यहाँ पर जो है ऑर्डर पास कर दिया, अप्रूवल दे दिया उसका। तो यहाँ पर ये बनेगी अंडर प्रोजेक्ट 75 1। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनेगी अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट जो और पब्लिक जो पार्टनरशिप मॉडल है, इसको यहाँ पर जो है लागू करके चला जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये यहाँ पर इसके चलते जो इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन है वो की जाएगी, मतलब घरेलू तौर पर जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे खुद ही बनाकर जो है कोशिश की जाएगी कि प्रॉपर इसको इंडिजीनियस कंटेंट जो है दिया जाए। ये जो 6 अभी कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाएगा, तो यहाँ पर इनको इक्विप किया जाएगा, इसको यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ लैस किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग बात करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, तो यहाँ पर ये लागू किया जाएगा। तो इसकी जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आएगी इन 6 सबमरीन्स को बनाने के लिए, वो यहाँ पर 43,000 करोड़ होगी। तो ये कॉस्ट का भी ध्यान रखें, इसको भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 का ध्यान रखें, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 75 जो है यहाँ पर यहाँ पर सबमरीन्स बनाने के लिए यहाँ पर इसके अंतर्गत ही बनेगी। अभी बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर है इंडियन इंडस्ट्री को। तो यहाँ पर हमारा देश जो है ना अभी इसके काबिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 साल का जो हमारा सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, बाकी तो यहाँ पर उसको हमारी जो है ना उसको अचीव कर पाएंगे। अभी बहुत सारे साल हमारे गुजर चुके हैं, धीरे धीरे करके 1 1.5 साल बाद एक जो सबमरीन जो है हम बना बना कर अपनी नेवी को दे रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग यहाँ पर देशों की पार्टनरशिप्स के साथ। ओके, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो बढ़ाया जाए। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर वो चाह रही है कि नेशनल कॉम्पिटेंस बनाया जाए सबमरीन कंस्ट्रक्शन के मामले में। जो भारतीय इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर आगे आए। ओके, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो भी आगे है, यहाँ पर आपस में जो है हम मिलकर आगे बढ़े और इस क्षेत्र में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। और आगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं द इंडियन इंडस्ट्री टू इंडिपेंडेंटली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट सबमरीन्स इन इंडिया। तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट होगा, अगर यहाँ पर देश में कोई चीज बनती है, अप्रूवल देते हैं, तो इंडिपेंडेंटली खुद से डिजाइन करेंगे। ओके, खुद से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे सबमरीन्स को। और आगे यहाँ पर बात करें 4 नंबर पॉइंट पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज टू द इंडस्ट्री विल बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग द नेशंस क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस इन मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन कंस्ट्रक्शन। तो भारत जो चाह रहा है, भारत चाह रहा है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर अगर अच्छी नई टेक्नोलॉजीज की अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हम बनाती है हमारी भारतीय इंडस्ट्री, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तभी हम यहाँ पर सेल्फ रिलायंस बन पाएंगे यहाँ पर सबमरीन कंस्ट्रक्शन के मामले में। और 5वें नंबर पर बात करेंगे सस्टेनमेंट एक्टिविटीज क्रिएटिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। अगर कोई चीज इंडिया में बनेगी, तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री अगर पैसा लगाएगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, डिजाइन करेगी, तो बहुत सारे डिजाइन इंजीनियर ओके यहाँ पर जो फ्री बैठे हुए हैं, यहाँ पर लॉकडाउन के चलते, तो उनको मौका मिल सकता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओके, तो यहाँ पर काफी चांसेस जो है निकलेंगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है। तो ये जो काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की। ओके, तो ये मतलब डिसीजन देती है जितनी भी नई नीतियां होती हैं, जो यहाँ पर कैपिटल एक्विजिशन के जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, ऑफ द फॉर द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेज आप कह सकते हो, जिसमें इंडियन आर्मी आती है, इंडियन नेवी आती है, इंडियन एयरफोर्स आती है, तो एक और आती है इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, तो जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है, जो उनकी रक्षा करते हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं। ओके, जो हमारी जो लैंड बॉर्डर्स जो उनकी रक्षा करते हैं, वो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, उसी का एक हिस्सा है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, तो ये भी इसके साथ ही आता है, इसको अलग से मत काउंट करना है इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, ध्यान रखें, इसका भी इसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, वही इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखें। और अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, उनका नाम है राजनाथ सिंह। ओके, और अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट 75-1 क्लास सबमरीन। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन भी हम कहते हैं। इंडियन नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इसके चलते अभी
काफी जो जिसके अंतर्गत भी 6 ही यहाँ पर सबमरीन बनाई जानी थी। ओके, तो अभी काफी बनाकर दी भी गई है। ओके, तो कलवरी जो है एक बहुत पुरानी हमारी सबमरीन थी। ओके, लेकिन वो बाद में रिटायर किया गया उसको, तो उसी को नाम लेकर ना अभी नए तरीके से नए सिरे से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हुई है। और इसमें फ्रांस भी हमें हमारी जो है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 में हेल्प कर रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करेंगे इंडियन नेवी जो है ना अभी चाह रही है कि टू एक्वायर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ओके, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, which will also feature advanced air independent propulsion system to enable them to stay submerged for a longer duration। अगर अच्छा यहाँ पर एडवांस्ड एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम मिलता है सबमरीन में, तो इसका फायदा ये रहता है कि लंबे समय तक जो है समुद्र के नीचे वो यहाँ पर जो है रह सकते हैं। ओके, और अच्छे तरीके से जो है ना अपनी जो ऑपरेशनल रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर ज्यादा समय रहना है नीचे तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा वहां पर टेक्नोलॉजी लगती है। और अभी हम बात करते हैं अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आईएनएस यहाँ पर कलवरी। तो ये अलग से एक सबमरीन थी, तो अभी कलवरी क्लास पूरी बनाई गई है इन्हीं यहाँ पर इसी के नाम से। तो यहाँ पर एक ही टेक्नोलॉजी की यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर बनेगी। ओके, तो यहाँ पर आईएनएस कलवरी की बात करें, द फर्स्ट ऑफ द 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ध्यान रखें, जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उनके यहाँ पर जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई जा रही है, उनमें से सबसे पहली है कलवरी, आईएनएस कलवरी। ओके, तो यहाँ पर इस सबमरीन को कमीशन किया गया था 14 दिसंबर 2017 में। तो ये मैंने जैसे पहले बताया, ये भी यहाँ पर जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 यहाँ पर बनानी थी, यहाँ पर फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर 2017 में पहली कमीशन की गई थी। तो ये देखो बाकी की डिटेल्स है। तो यहाँ पर कालवरी जो है ना, ये उनकी डिटेल है जो अभी लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर अभी एक और बाकी है जो अभी लॉन्च होनी है। ओके, तो ये अभी 5 जो है लॉन्च हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली लॉन्च हुई आईएनएस कलवरी। ओके, तो यहाँ पर ये जो है लॉन्च हुई थी 2015 में, लेकिन ये कमीशन की गई भारतीय नेवी को, ये दी गई 2017 में। ये ध्यान रखें, कमीशन यहाँ पर 2017 को हुआ है। और इसके अलावा आईएनएस खंदेरी की बात कर रहे हैं, तो ये 17 में लॉन्च हुई है, 2019 में दी गई है भारतीय नेवी को। और आईएनएस करंज की बात करें तो ये 2018 को लॉन्च हुई है, और यहाँ पर 10 मार्च 2021 को यहाँ पर हैंड ओवर की गई, कमीशन की गई है इंडियन नेवी में। और आईएनएस वेला की बात करें, ये लॉन्च हो चुकी है 2019 में। वागीर की बात करें, ये भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो है अभी दी नहीं गई है। अभी ये कमीशन नहीं की गई। तो देखो अभी ये 2021 में हो रही है, तो ये तो अभी इनको अभी समय लगेगा, अगले अगले साल इनको लॉन्च किया जाएगा। एक साल में एक ही ज्यादातर जो है सबमरीन दी जा रही है। ओके, तो इसके बाद आती है चक्र क्लास। तो ये चक्र क्लास जो है यहाँ पर इज एन 8140 टन अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ओके, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तो इसका ध्यान रखें। ओके, ये द सबमरीन वाज कमीशन ऑन 4 अप्रैल 2012। ये एक ही यहाँ पर इस क्लास की एक जो है यहाँ पर सबमरीन है, 2012 को ये कमीशन की गई। इसके बाद यहाँ पर आता है सिंगू घोष क्लास। ओके, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सिंगू घोष क्लास की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है ना किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जा रही है। तो ये वाली कैटेगरी की यहाँ पर बनाई जा रही है। सो दे आर डिजाइंड ओके 877 EKM एंड वर बिल्ट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रोसवू रोजिन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये यहाँ पर जो अदारा है, ये रशिया का अदारा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। ध्यान रखें, कौन सी यहाँ पर जो क्लास है, ये है सिंगू घोष क्लास। ओके, तो यहाँ पर जो सबमरीन है, तो यहाँ पर हैव ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3000 टन, ए मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ ऑफ 300 मीटर, टॉप स्पीड 80 नॉट्स एंड आर एबल टू ऑपरेट सोलो फॉर 45 डेज विद ए क्रू ऑफ 53। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने दी है। ओके, सिंगू घोष क्लास की। तो अभी देखो इसकी भी यहाँ पर अलग अलग कमीशन हुई है, तो ये थोड़ा पुराना है ये। तो ये सबसे पहले सिंगू घोष है जो कि यहाँ पर कमीशन की गई 1986 में। सिंधु ध्वज की बात करें 1987 में। सिंधु राज की बात करें वो 1987 में यहाँ पर हैंड ओवर की गई। सिंधु वीर ओके 1988 में। तो यहाँ पर अप टू 2000 तक की ये बात की जा रही है। ओके, ये सिंधु रत्न हो गया, सिंधु केसरी हो गया, सिंधु कृति हो गया, सिंधु विजय हो गया, सिंधु शास्त्र हो गया। तो ये सभी, ये सिंधु शास्त्र लास्ट वाली है 2000 में इस क्लास की। ओके, फिर आगे जो अभी फर्दर अभी प्रेजेंट ऑर्डर देना ना, अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हम करेंगे, जो पुरानी गलतियां उसको भी हम सुधारेंगे। ओके, तो अभी आगे हम बात करने जा रहे हैं शिशुमर क्लास। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्लास वैसल है, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसको डेवलप किया गया जर्मन यार हॉवर्स्टिक डचशेप वर्ब। ओके, तो यहाँ पर इनके द्वारा द फर्स्ट 2 of these vessels were built by HDW at Key, while the remainder have been built at Mazagon Dock Limited, मुंबई। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर यहीं पर बनती है, भारत की जो सबमरीन बनती है।
तो यहाँ पर इन शिप्स को भी यहाँ पर 1986 में 1994 में कमीशन किया गया। तो ये इनकी कैपेसिटीज है अलग अलग। और ये देखो शिशु कुमार है 1986 में आई, इसके बाद शंकुश आई, शैकी आई, शंकुर। तो ये मतलब अलग अलग डेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर जो है पूछा जा सकता है, ज्यादा जो चांसेस है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है कलवरी क्लास, यहाँ पर जो ये नाम है जैसे बेला वगीर, अभी ये कमीशन नहीं की गई है। तो अभी हो सकता है इस साल को दौरान या इस साल के एंड में कमीशन कर दी जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो यहाँ पर ये जो लेटेस्ट इस साल जो कमीशन हुई है आईएनएस करंट, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास वाली यहाँ पर जो है ना ये सबमरीन है। तो ये यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। ओके, तो ये है पूरा आर्टिकल। तो आज पीआईबी का कोई टॉपिक नहीं है। तो अपनी राय जरूर दें कि कैसा लगा आपको लेक्चर। शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।